एंड वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने SN2 पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम SN1 पढ़ने जा रहे हैं। एक बात है, देखो ये जो वीडियो है ना, ये क्लास 12th के लिए। अगर किसी को नीट के लेवल पे SN1 को समझना है तो आज के इस वीडियो के बाद मैं अपने उस प्रीवियस वीडियो को अटैच कर दूंगी। लेकिन एक चीज है, वो वीडियो क्योंकि बहुत पुरानी है तो उसका वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट द कंटेंट विल बी द बेस्ट, ये मेरी श्योरिटी है। तो अगर किसी को नीट और जेई लेवल के उस पे अगर SN1 को समझना है तो वो उस पुरानी वीडियोस को जाके देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि SN1 क्या होता है। SN1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसका नाम होता है। ठीक है, हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इसको समझेंगे। हम अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट लेते हैं RL प्लस यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये है हमारा R मीन्स एल्काइल हैलाइड, R मीन्स क्या है, एल्काइल, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप होगा, और लीविंग ग्रुप यहाँ पे मेनली कौन है, हैलोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हैलोजन क्या है, हमारा लीविंग ग्रुप। ठीक है, जो कि निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNU, दैट इज एल्काइल के साथ न्यूक्लियोफाइल प्लस L माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक रिएक्शन। अब देखो क्या पॉइंट समझना, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो SN1 है इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, ये 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। जैसे कि SN2 हमने पढ़ा था ना, SN2 में क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है, एक हैलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या थे, SN2 में एक ही साथ हो रहे थे। लेकिन SN1 में क्या होता है, ये जो 2 प्रोसेस है, मतलब हैलोजन का कार्बन से बॉन्ड को तोड़ना फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ये 2 अलग-अलग स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। मतलब पहले स्टेप में R और L के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे L क्या है, हमारा हैलोजन होगा ना, और R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और हैलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो पोलर बॉन्ड है तो इसका मतलब ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और उसके बाद ये किस में टूट जाएगा, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज होता है। उसका क्या पर्पस है वो अभी मैं समझाऊंगी, लेकिन बेसिक यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि सबसे पहले कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूटता है और क्या बनता है, R प्लस, दैट इज कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है हमारा एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसीलिए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और रिएक्शन में हमेशा क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होता है। तो पहला स्टेप जो है हमारा कैसा होता है, स्लो होता है, एंडोथर्मिक होता है, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बट द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड एंडोथर्मिक। और मैंने बताया था जो भी स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले स्टेप से हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, और साथ में ही हमारा लीविंग ग्रुप अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, मैंने बताया ना इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकेटाइन अब जो बना है वो क्या होता है, रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज है। तो रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज है तो अब उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन था इस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और जब ये इसके साथ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो RNU, दैट इज ये हमारा मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ आया कि SN2 जैसे 2 स्टेप एक स्टेप में होता था, SN1 इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये चीज मैंने समझा दी। तो अब हम इस एग्जांपल के थ्रू SN1 को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया है। हम इसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर यूज हुआ है ना, ये यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। समझ आया? तो एक बात समझो, अभी मैंने क्या बताया कि SN1 रिएक्शंस जो होते हैं ना वो किसमें ज्यादा
इजीली होते हैं। मतलब SN1 रिएक्शन अगर कराना है तो तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लो वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज वाटर का एग्जांपल अगर लोगे तो वाटर पोलर भी होता है, और प्रोटिक मतलब क्या, उसके पास H+ होना चाहिए, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो जिनमें पोलैरिटी भी हो और उनमें H+ भी हो, ठीक है। तो अब हम पोलर प्रोटिक क्यों लेते हैं, ऐसा क्या होता है? तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्यों होता है, ऐसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्या जादू करता है, हमें ये समझना है। देखो, अगर यही SN1 जब गैसियस फेज में होता है, जब यही रिएक्शन गैसियस फेज में होता है, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 630 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आती है। और यही रिएक्शन जब एक्वस फेज में होता है, मतलब किसी पोलर प्रोटिक के प्रेजेंस में होता है, तब जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो 684 या 80 समथिंग किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। तो देखो एक्वस फेज में यही रिएक्शन कितने कम एनर्जी पे हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन क्या है? देखो, पोलर, हमें पता है कि कार्बन, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटना। कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड टूटता है, हमें पता है ऑलरेडी ये पोलर है, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप है। अब होता क्या है कि जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, H+ प्रोवाइड करता है। वो H+ क्या करेगा, इस पार्शियल नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। HOH है ना, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो इसके आसपास क्या आ गया, वाटर ने इसको घेर लिया है ना। तो जब वाटर इसको घेर लेगा तो जो ये इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। इसका बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, और इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड is provided by the solvation of the bromide ion या फिर solvation of the halogen। मतलब यहाँ पे जब हैलोजन वाटर के थ्रू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H+ देगा, तो H+ के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी के थ्रू कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कौन सा, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 CH3 और ये प्लस होगा, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, Br- निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि ये पॉजिटिव है ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये वापस Br- को अपने पास फिर से भी तो खींच सकता था, या ये भी हो सकता है, और मतलब इस पे पर्टिकुलरली H2O का OH- ही आके क्यों लगता है, और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल ही क्यों बनता है। जैसे जनरल में क्या होता है, सभी ये बताते हैं कि स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब ये हमारा जो कार्बोकेटायन है, ये CH3 ये प्लस, इस पे क्या होगा, OH- क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहाँ पे हमारा ये जो पहला स्टेप था, ये मैंने तुम लोग को बताया था कि पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, हेंस इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी याद रख लेना। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? बिकॉज ये स्लो होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो ये स्टेप जो होता है ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों यहाँ पे H2O का, मैंने बताया ना H2O इज वर्किंग बोथ एज सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे H2O का OH- ही आके क्यों लगता है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये वापस Br- को फिर से खींच लेना चाहिए था ना। तो देखो Br- या कोई भी हैलोजन जो एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, वो वापस कार्बोकेटायन के पास इसलिए नहीं आ पाता बिकॉज मैंने बताया ना, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, सॉल्वेट कर देते हैं ना। मतलब इसके आसपास पूरा ये वाटर ने क्या किया है बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरीके से अब ये इसको तो वाटर ने क्या कर लिया, घेर लिया है। तो फिर अब तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि ये वापस जाके इस पॉजिटिव वाले के पास बॉन्ड बना सके। इसीलिए SN1 रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाते हैं। समझ आया? तो आई होप ये बात
क्लियर होगी जो चीज मैंने बताई है, ठीक। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो SN1 होता है इट इज अ, इसका जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन क्या लिया है, ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि इसके न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे इसका कोई डिपेंडेंस है। क्यों? बिकॉज मैंने बताया था ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इन्वॉल्व है ना, रेट को सिर्फ उसी चीज से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ के RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का तो कहीं अता पता ही नहीं दिख रहा है ना, तो इसी वजह से बिकॉज इसके रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट ये है कि SN2, जैसे कि SN2 था, they are accompanied by inversion of configuration, वैसे ही SN1 are accompanied by रेसिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब होता क्या है, यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, अगर तुम कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है, ये रहा हमारा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ठीक है। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये प्लेनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, p का वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो SN1 होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करता है तो जहाँ पे हैलोजन लगा था वहीं पे तो एग्जैक्ट न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह हमारा लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, या फिर जो भी हमने OH यूज किया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही बना है, देखो बस वहां पे ब्रोमीन हटके हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, अगर न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा ना, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन है CH3, यहाँ पे CH3 होगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी के 50-50 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि SN1 ऑलवेज लीड्स टू रेसिमाइजेशन, या फिर यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब 50% हमें ऐसा मिलेगा जिसमें एग्जैक्ट जहां से हैलोजन निकला है वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल लगा है, 50% ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जहां पे जिसका क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जब एल्काइल हैलाइड ना ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ही प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर बनता है, समझ आया, तो ये बात नोट कर लेना। तो आई होप यहाँ पे SN1 के बारे में इतनी बातें क्लियर है। तो ये था हमारा SN1 का पॉइंट, आई होप समझ आया होगा। तो मैंने अपने दोनों वीडियोस में SN1 और SN2 के बारे में डिस्कस कर दी है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना लूंगी जिसमें मैं SN1 और SN2 को कंपेयर करके समझा दूंगी। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर डेप्थ में पढ़ना है तो मैं अपनी पुरानी वीडियो को अटैच कर दूंगी, उससे बेटर SN1 के बारे में नॉलेज ले सकते हो, चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे वो JEE का बच्चा हो, वो जो कंटेंट है वो यूजफुल है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा ऑडियो वीडियो क्वालिटी में इधर उधर हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, थैंक यू एंड बाय।